गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये आज तुम लोगों की पहली क्लास है अकाउंटेंसी की। जो सब्जेक्ट है आपका 100 मार्क्स का, उस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मैं जो जो चीज़ लिखूँगा और जो जो चीज़ मैं आपको डिक्टेट करूँगा वो आपके कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए। लोग बोलते हैं कि इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग इट्स देयर स्टोर्ड इन योर माइंड। सो जितना हो सके आप लोग ना नोट बनाते रहिएगा मेरी क्लास में। ओके सो मैं पूरे सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में और मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा उसके बारे में आज पहले वो लेक्चर दूंगा अच्छे से, उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके जो एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ दी स्टडीज है वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे। आप एकदम कंफर्टेबल रहिएगा। ऐसे आप लोगों की एज बहुत छोटी है, मैं काफ़ी उम्र में बड़ा हूँ। करीब करीब आप ये समझ लो कि 23 साल पहले मैं फाउंडेशन पढ़ाता था। उसके बाद मैंने फाउंडेशन बंद करके इंटरमीडिएट्स और फाइनल्स को पढ़ाना चालू किया। तो पिछले 23 सालों से मैं इंटरमीडिएट्स और फाइनल्स को ही पढ़ा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन के वक्त खाली टाइम था, कहीं भी तो क्लासेस हो नहीं रही हैं लाइव में, तो मैंने बोला फाउंडेशन के लिए भी एक तो मटीरियल तैयार कर दूँ, रिकॉर्डिंग मटीरियल टाइप का। तो आई होप यू विल लाइक इट एंड आई बिलीव दैट आई विल बी डूइंग माई जॉब वेल एंड कंफर्टेबल रहिएगा। हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटेंसी मैंने पढ़ाया पिछले 25 सालों से। इंटरमीडिएट पढ़ाया, फाउंडेशन 2-3 साल मैंने शुरू में पढ़ाया था। 96, 97, 98 के बाद मैंने छोड़ दिया था। बड़े लेवल पे पढ़ाने के कारण मैंने छोड़ दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एनीवे मैं स्टार्ट करता हूँ। कंफर्टेबल रहिएगा और कोई क्वेश्चन हो डायरेक्टली मेरे से बात कीजिएगा, डायरेक्टली मेरे से मिलिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा, आप उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर मेरे को क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। एकदम फील कंफर्टेबल। ओके तो मैं आपको सब्जेक्ट का नाम मैं अपनी कॉपी में लिखा, आप भी अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है? यहां से लिखना भी चालू करो। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स। ओके नाउ ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है, इसको मेरे को पढ़ाने में मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 70 क्लासेस लगनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ अराउंड 2 आवर्स। 1 आवर 50 मिनट से 2 आवर्स के बीच की मैं क्लास लूंगा। बीच में एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक दूंगा और मेरे को लगता है 140 आवर्स विल बी एनफ फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। बाकी आप लोगों को किस तरह से समझ में आएगा उसके ऊपर क्लास का लॉन्जिविटी डिपेंड करेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा स्लो जाएंगे तो विल बी टेकिंग 4-5 मोर क्लासेस, एंड अगर आप लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे देन विल बी टेकिंग 4-5 लेस नंबर ऑफ क्लासेस। आप लोग वैसे एकदम कंफर्टेबल महसूस करिएगा। एक चीज आपको बोलना था, रफली अराउंड 90% ऑफ द टाइम्स आई विल बी डिलीवरिंग माई लेक्चर्स इन हिंदी। ओके एंड हार्डली 10 to 15% ऑफ द टाइम्स पे मैं इंग्लिश बोलूंगा। ओके और अकाउंटेंसी समझो, इंग्लिश हिंदी समझने में क्या रखा है। अपने को अकाउंट्स के पेपर में स्कोर करना है, इंग्लिश वाला पेपर तो 9th, 10th, 11th, 12th के बाद ही छोड़ दिए हैं। सो एनीवे लेट मी स्टार्ट। देखिए ऐसा है कि इसमें जो आपका सिलेबस है मैं आपको 3 बुक दूंगा। ओके 3 बुक के अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं चैप्टर्स के आपको एक बार नाम बोल रहा हूं, आप भी उनको एक बार कॉपी में लिखते जाओ। किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये बोलना मुश्किल है। इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न नहीं है
कि इस वाली टॉपिक से इतने ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जब मैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करूंगा उस वक्त आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा। ओके, मैं आपको एक बार कंटेंट लिखता हूं। जैसे पहला जो टॉपिक है वो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का। अप्रोक्सीमेटली मार्क्स में लिख करके दूंगा, बट प्लीज दैट इज नॉट एग्जैक्ट गाइडेंस बाय द ICAI, दैट इज रफली व्हाट आई हैड सीन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ओके, इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या है कि अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स यूज करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज किसको बोलते हैं, तुम्हारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, कॉन्टिंजेंट असेट्स क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन है। क्योंकि मैं इसको अलग अलग टॉपिक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, तब आप देखिएगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को किस लेंथ तक जाना है। जिन भी बच्चों ने 11th 12th का क्लासेस में अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ होगा ना, उनके लिए ये वाला टॉपिक मे बी ऑफ 4-5 क्लासेस और मे बी ऑफ 3-4 क्लास, आई डोंट नो कितना क्लास मेरे को लगेगा, लेकिन ये वाला टॉपिक 11th 12th वाले बच्चों को जो अकाउंट्स पढ़े हुए हैं उनको काफी आसान लगेगा, और हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगे। बोरिंग भी लगे ना बच्चों, क्लास करिएगा, क्लास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास करिए। ऐसे भी तो बहुत सारा मूवी देखते हो जो एकदम बेकार होता है। डिनो मोरिया का नाम सुना? डिनो मोरिया नहीं सुने? एक एक्टर है, और विद्युत जामवाल का नाम सुने हो? हाँ, तो उनकी तरह की मूवी समझ लो ये वाला चैप्टर होगा, अगर आप लोगों को बोरिंग लगेगा तो एक है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया इसमें हम लोग क्या करेंगे। दूसरी टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें बेसिकली हम लोग जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। एकदम बेसिक अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, अंदर का चीज सब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, छोटे टॉपिक्स है, फिर भी इसको मैं लिख ही देता हूं एक बार। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जर्नलाइजेशन, आप लोग भी लिख लो, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक and rectification of errors. तीसरा आपका टॉपिक आप लिखो कॉपी में, ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं इसको, और जब चैप्टर वाइज हम लोग मूव करेंगे तब आप लोग देखेंगे ही कि इसके अंदर क्या है। और 11th-12th अकाउंटिंग के जो बच्चे होंगे उन लोगों ने ये सब कुछ अच्छे से कर रखा होगा, बट स्टिल मैं तो क्लास लूंगा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे फाउंडेशन में आते हैं जिनका 11th-12th साइंस का बैकग्राउंड रहता है, उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरा भी 11th-12th साइंस का बैकग्राउंड था। ग्रेजुएशन मैंने फिर कॉमर्स में किया और फिर CA पढ़ने के लिए मैं कलकत्ता आया। तो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे ऐसा नहीं है कि कॉमर्स को टेकअप नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से आप लोग समझ पाएंगे। और आप मेरे को देखिए ना, एग्जांपल आपके सामने है, मैं तो हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, CA फाइनल्स को पिछले 25 सालों से। 95 आई रिमेंबर आई स्टार्टेड माई करियर ऑफ टीचिंग एंड दिस इज 2020 रनिंग एंड कोरोना ईयर इज रनिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी है तो आपको किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम आपको इंश्योर करते हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, तीसरी वाली टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। BRS शॉर्ट में बोलते हैं इसको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। द 4th चैप्टर इज इन्वेंटरीज।
स्टॉक के ऊपर चैप्टर, इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं। द फिफ्थ टॉपिक इज कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डिप्रीशिएशन। आप खाली डिप्रीशिएशन लिख लो। द सिक्स्थ टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह की एंटिटी का कवरेज आएगा। बुक में टॉपिक के नंबर्स और सीरियल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, और ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, आप इसको एक बार के लिए आपके सिलेबस के हिसाब से गोल ऑफ योर सीए फाउंडेशन करियर बोल सकते हो। सीए फाउंडेशन में आप जो भी कुछ पढ़ोगे ना, उसका अल्टीमेट गोल इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, आज जब मैं चालू करूंगा पढ़ाना, उस वक्त आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही फाइनल अकाउंट्स घुसा हुआ है। तो वहां जाऊंगा मैं, तब आप विल सी दैट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके अंदर जो कवरेज है, वो एक तो वो P&L अप्रोप्रिएशन बोल दो, जिसको इंट्रोडक्शन का पार्ट बोलते हैं। उसके अलावा मैं आपको इसके अंदर का टॉपिक लिखता हूं, जिसका भी अंदर के टॉपिक से उसको मैं अंडरलाइन करके लिखता हूं। एक P&L अप्रोप्रिएशन का टॉपिक है, आप भी लिखते रहना। उसके बाद इसमें गुडविल को लेकर के डिस्कशन है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है और डेथ है। सो पार्टनरशिप में ये कवरेज है। इसके अलावा भी ना बच्चों, पार्टनरशिप में और कवरेज एरिया है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में। फॉर एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, piecemeal distribution of cash on account of dissolution, amalgamation of two partnership firms, conversion of partnership firm into a company। ये सारा जो पोर्शन है, ये सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स में यही 5 टॉपिक है। हाउ टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन, how to evaluate goodwill and do the accounting for goodwill in partnership accounts, admission of a partner, retirement of a partner and death of a partner। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग शॉर्ट में NTO बोलेंगे। दी नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपका आएगा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। उसके बाद है कंसाइनमेंट एवरेज ड्यू डेट। अकाउंट करेंट, एंड देन कंपनी अकाउंट्स में इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स बोल के ही लिखिए खाली। उसमें मेजॉरिटी में जो टॉपिक है वो है इश्यू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। देखिए,
सीए फाउंडेशन के लिए इतने सारे टॉपिक्स, 14 नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन योर सिलेबस। और अंदर में सब टॉपिक्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे पार्टनरशिप में आपने देखा कि 5 सब टॉपिक्स हैं, यहां देखिए। और ये अकाउंटिंग प्रोसेस में देयर आर 6 नंबर ऑफ सब टॉपिक्स। सो सिलेबस इज नॉट स्मॉल, आई कैन टेल यू इट्स अ ह्यूज सिलेबस। तो 70 क्लास अगर मेरे को लगती है ना बच्चों, तो वो लगेगी, वो हम लोग पढ़ेंगे उतना। और क्योंकि आप लोग थोड़े से उम्र में छोटे हो, 18 साल 19 साल 20 साल में, 20 साल तो पहुंचे नहीं होंगे आप लोग, 17-18 साल के होंगे। 12th ही तो पास किया होगा आप लोगों ने अभी, तो 12वीं आप लोगों ने पास की है। 12वीं मतलब कितने साल के होंगे? 17-18 साल के होंगे आप लोग। तो ह्यूज है सिलेबस, ह्यूज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतना सारा टॉपिक होने की वजह से एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना इज वेरी इजी। इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसके बावजूद ना कई बार कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म में इन्वेंट्री से, डिप्रिसिएशन से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन ही नहीं आया, उसके बाद भी इंस्टीट्यूट वाज कंफर्टेबली एबल टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये अगर सोचते हो कि मैं कोई सा टॉपिक छोड़ करके एग्जाम देने चला जाऊं, माई बिग आंसर विल ऑलवेज बी अ नो। 100% सिलेबस कवरेज मस्ट बी देयर बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। एग्जाम देने के पहले 100% सिलेबस कवर होना चाहिए। नॉट अ सिंगल टॉपिक और सब टॉपिक विल बी लेफ्ट आउट, नॉट अ सिंगल। और एक चीज, मेरा इतना साल का 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों, एक चीज जो मैं एकदम जिसको बोलते हो डंके की चोट पे बोल पाऊंगा, मैं आई एम वेरी कन्विंस्ड व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि ICAI का स्टडी मॉड्यूल, और अगर आप CMA के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का CMA का जो स्टडी मॉड्यूल है, अगर आप उसको कवर किए बिना जा रहे हो तो आप लेस प्रिपेयर्ड हो, अंडर प्रिपेयर्ड हो। 100% सिलेबस आपका स्टडी मॉड्यूल में लिखा हुआ, एक एग्जाम्पल जिसको आप लोग इलस्ट्रेशन बोलोगे, वहां पे एक इलस्ट्रेशन कवर होना चाहिए। और जो एक्सरसाइज वो लोग देते हैं, एक्सरसाइज का एक सम कवर होना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल पेपर है, टोटल थरो प्रैक्टिकल पेपर है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो स्टेटमेंट देता है ट्रू फॉल्स वाला और रीजन मांगता है, तो वो भी ना प्रैक्टिकल ही है। तो आप ये समझ लो कि पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर आएगा, और बहुत आराम से, मतलब बहुत आराम से मोर देन 70, मोर देन 80 स्कोर करना पॉसिबल है। आप जितने ही कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपको जो मैं बोलूंगा, इफ यू आर गोइंग टू डू दैट कंफर्टेबली, यू विल बी स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स। एकदम रेस्ट एश्योर्ड रहिएगा। बट बोलते हैं ना कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप लोगों को हार्डवर्क तो डालना ही पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। गॉट इट? तो स्टडी मॉड्यूल के अंदर जितने इलस्ट्रेशन है, जितना एक्सरसाइज है, उन सबको कवर करना है। और आप लोगों के जो पास्ट पेपर्स हैं, एग्जाम के जो पास्ट पेपर्स हैं, उनको आप लोगों को जरूर सॉल्व करना है। जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करोगे ना, तो इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में आपने जितने सम बनाए होंगे, 80% to 90% ऑफ द सम्स आपको पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। तो एज सच वो रिवीजन के टाइप का ही होगा। तो मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स भी करवाऊंगा, सारे इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज भी कराऊंगा। आप ये मान के चलो कि व्हेन यू विल बी डूइंग द क्लासेस और डूइंग द ट्यूशंस, you'll be covering the entire illustrations and exercise and the past papers. So don't get worried, comfortable रहिए। और जो चीज कवर नहीं करूंगा मैं क्लास में, मैं अभी से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। आपके मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन,
एक्सरसाइज अगर मैंने कवर नहीं किए और पास्ट पेपर्स, ये मिनिमम कवरेज एरिया है बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूं। सो ये तो आपका हो गया बच्चों टॉपिक, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। वेटेज अगर आप पकड़ो, आपने अगर लिख रखा है तो वेटेज अगर आप पकड़ो तो इस पे आप लिख सकते हो 5 मार्क्स, इस पे आप लिख सकते हो 10 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इस पे आप पकड़ सकते हो 10 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इन्वेंट्री पे 5 मार्क्स, डिप्रीसिएशन पे 5 मार्क्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पे 10 to 20 मार्क्स। ये मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इन सबको जोड़ोगे तो हो सकता है 100 से क्रॉस कर जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि 100 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पार्टनरशिप से 10 to 20 मार्क्स, और पार्टनरशिप से ऐसा भी हो सकता है, हुआ नहीं है पर ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन मिल जाए, एक बड़ा एक छोटा। 5 टॉपिक है ना बच्चों, तो 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से 10 to 20 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 5 मार्क्स, सेल ऑन अप्रूवल से 5 मार्क्स। अच्छा, जहां मैं 5 लिख रहा हूं उससे 10 भी हो सकता है। कंसाइनमेंट से 10 मार्क्स, एवरेज ड्यू डेट से 5 मार्क्स, अकाउंट करेंट से 5 to 10 मार्क्स, और कंपनी अकाउंट से 10 to 20 मार्क्स। अब इसको जोड़ोगे ना, हो सकता है 150 मार्क्स भी चला जाए। 20 हाई वाला जोड़ता है एक बार, देखो चलो मेरे साथ जोड़िए। 20 और 10 30, 5 35, और 10 45, 5 50, और 20 70, 70 और 20 90, 20 110, 120, 130, 140, 145। तो 100 मार्क्स का पेपर लिखना है बच्चों, 145 तो होगा नहीं, बट स्टिल वेटेज के हिसाब से ना टाइम भी ना उसी हिसाब से लगेगा। शुरू के चैप्टर्स में ना ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और जर्नल लेजर वगैरह में जिसको अपन बेसिक्स बोलते हैं, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा ताकि एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद एक बार बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना तो फिर आगे 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 जब आप मूव करते जाओगे आपका ना स्पीड भी बढ़ता जाएगा। शुरू में इनिंग की शुरुआत में, क्रिकेट सभी देखते होंगे, इनिंग की शुरुआत में थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। आजकल तो T20 आ गया, पहला ओवर और 20वां ओवर एक जैसा ही खेलते हैं लोग, बट स्टिल आपने देखा होगा पहला 3-4 ओवर थोड़ा सा स्टेबल होके खेलना पड़ता है। हम लोग भी वैसा ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। आप लोगों को भी ना मेरे से कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। द वे आई स्पीक, द वे आई डिलीवर माई लेक्चर्स, द डेप्थ इन विच आई गो, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। अगर थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो भी ना तो just it will take 5 to 6 classes, you'll get the comfort level, and I can assure you that you will like my lectures, you'll like the way I teach. Okay, so ये मेरा confidence बोल रहा है, और confidence से ज़्यादा ये मेरा 25 साल का teaching experience बोल रहा है। Not boasting of myself, but still बच्चों को पढ़ाने का वापस से मौका मिला। लॉकडाउन ने ये मौका दिया क्योंकि अभी कुछ करने को नहीं है, लाइव क्लासेस हो नहीं रही हैं, तो कम से कम आ करके ये एक रिकॉर्डिंग कर दूं तो आप लोगों के काम आ जाए। मेरे लिए मारवाड़ी को तो क्या चाहिए, मारवाड़ी को पैसा चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा रेवेन्यू प्रोडक्शन का एक स्ट्रीम पैदा हो जाए। सो दैट वे अच्छा, क्योंकि मैं फाइनल्स में पढ़ाता हूं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ओके, वो पढ़ाई के तो काम आएगा ही, आपको बिल्ड करने के भी काम आएगा। ओके, मैं ज्यादा लेकिन उस तरफ में नहीं जाऊंगा, ज्यादा आपके सब्जेक्ट में ही रहूंगा, बट स्टिल अगर मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को देना हो वो मैं दूंगा। टाइम टू टाइम कंट्री में जो हो रहा है,
इकोनॉमिक्स में जो हो रहा है, मतलब कंट्री की इकोनॉमी में जो हो रहा है, पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हो रहा है, उसके बारे में भी बच्चों को बताने का मैं महसूस करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है. एंड अ टीचर लाइक मी, आई फील माई सेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल कि मैं आपको सिलेबस तो पढ़ाऊं, एग्जाम पास करने के लायक तो मैं बनाऊं, साथ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाऊं. तो अगर मैं थोड़ा सा बीच बीच में ज्यादा बोल दूं तो आप मेरे को बोल देना कि सर ज्यादा हो जा रहा है, मैं रुक जाऊंगा. बीच बीच में कभी कभी एक आध दो जोक सुनाऊंगा. ओके, आप 17-18 साल के हैं आप लोग, तो इट्स फाइन कि आई कैन क्रैक सम जोक्स. अब ना मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, इट्स अबाउट योर क्वेश्चन पेपर. ओके, pattern of asking questions. ये जो मेरा डिस्कशन था ये आपके सिलेबस पे डिस्कशन था. ओके, और अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस पे. ओके, सी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपका क्वेश्चन पेपर का वो 100 है. आपको टोटल मिला करके 5, 1 2 3 4 5, हाँ, आपको टोटल मिला करके 5 क्वेश्चंस लिखने हैं. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स. ओके, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस हो सकते हैं ABC वाइज, बट आपको 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे 20 मार्क्स के. उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन होगा दैट विल बी कंपल्सरी. उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे आउट ऑफ 5. मतलब टोटल मिलाकर के ICAI जब आपको क्वेश्चन पेपर देगा उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे. और ये पैटर्न सेट है, ये पैटर्न से ICAI हिलता नहीं है, मतलब डाइवर्ट नहीं करता अपने आप को. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी, 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको बाकी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स. तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा लिखने को. ऐसे क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का होगा. आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन हो गए ना, एक वाला ये कंपल्सरी हो गया और 5 और क्वेश्चन हो गए, तो टोटल आर 6 क्वेश्चंस. तो 120 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 100 मार्क्स लिखना है. उसमें पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, रेस्ट का 5 में से आपको कोई भी 4 लिखना है. अब मैं आपको पहले क्वेश्चन के बारे में कुछ बताता हूं. पहला क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का होगा उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ABC करके, ABC करके. उसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा वो ट्रू फॉल्स का रहेगा. अब ट्रू फॉल्स तो मैं क्या बोलूं, मतलब क्लास 1 से क्लास 12 आप लोगों ने यही किया और क्या किया. अच्छा प्लीज, हाँ, आप लोग क्लास 12 पास करके आए हैं, हाँ, तो थोड़ा सा आई विल एक्सपेक्ट मैच्योरिटी फ्रॉम यू ऑल. ओके, थोड़ा सा एकदम छोटा बच्चा की तरह रिएक्ट मत कीजिएगा, मुझे ये ना लगे मैं 3-4 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं. ओके, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी शो कीजिएगा. ये जो ट्रू फॉल्स का स्टोरी है ना बच्चों, ये आपको 12 मार्क्स का रहेगा. इसमें 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के. लेकिन ना इसमें खाली ट्रू फॉल्स नहीं होगा, ट्रू फॉल्स लिखने के बाद रीजन भी लिखना है. ट्रू फॉल्स पे 1 मार्क्स मिलेगा, रीजन पे 1 और मार्क्स मिलेगा. तो ये स्टेटमेंट को जज करना, रीड करना है और ट्रू फॉल्स का आंसर देकर के रीजन लिखना है. कैसे इन क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, करीब करीब 24-25 क्वेश्चंस में आप लोग ऐसे तो पढ़ाते वक्त इन नंबर ऑफ थिंग्स विल डिस्कस. अपन जो पूरा 70 क्लास में डिस्कस करेंगे ना बच्चों, उन्हीं में से ये 6 क्वेश्चन आएंगे. ऐसा नहीं कि अलग से इसका कोई चैप्टर है. देयर इज नो चैप्टर कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स. चैप्टर तो आपने देखा कैसे चैप्टर्स हैं आपके, उन्हीं चैप्टर्स के अंदर से स्टेटमेंट्स आएंगे, अपन को ट्रू फॉल्स डिस्कस करके रीजन लिख देना. देयर वेरी सिंपल, वेरी इजी, हाँ, और एकदम ये 12 मार्क्स लाने के लायक है. उसके बाद एक B नंबर क्वेश्चन आएगा
जो मोर और लेस थियरी का होगा, मतलब वहां पे इंग्लिश लिखना है कुल मिला करके। ऐसे तो पूरा एग्जाम इंग्लिश में देना है, लेकिन इंग्लिश लिखना है से मेरा मतलब एक थ्योरी लिखनी है। जैसे व्हाट इज ए कंट्री, व्हाट इज द क्लाइमेट, उस तरह का क्वेश्चन। और ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, वो प्रैक्टिकल रहता है। तो 12 और 4 16 और 4 20 मार्क्स के क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। आप लोगों का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको दिखलाता हूं। नवंबर 19 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मई में तो एग्जाम नहीं हो पाई। मई 20 में और मई और नवंबर में दोनों के बच्चे अब एक साथ एग्जाम देंगे। तो नवंबर 20 में आई होप कि बच्चे ठीक से एग्जाम दे दें। कोरोना के आउटब्रेक की वजह से चीजें बहुत आसान नहीं है बच्चों के लिए। अपने आप को मोटिवेट रख पाना, बच्चे जो 24 घंटा घर के बाहर खेलने वाले, क्रिकेट देखने वाले, फुटबॉल देखने वाले बच्चे, उनको इतने दिनों तक घरों में रख दिया गया है। कंप्यूटर के सामने उनकी क्लासेस होती है ना। ईजी लाइफ इज नॉट ईजी। हम लोगों के लिए ऑल्सो लाइफ इज नॉट ईजी, बट स्टिल अडेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। और कहते हैं कि इंडियंस लोगों से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी वर्ल्ड में बहुत कम लोगों की होती है। सो विल शो करेज, विल शो द रिजॉल्व एंड विल कम आउट ऑफ द ट्रबल। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, एक बार क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। आंसर और अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 जो 20 मार्क्स का है, उसमें खाली इतना देखिए आप लोग अभी। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ये 6 into 2 12 मार्क्स का। उसके बाद ये एक बी नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, 4 मार्क्स का। उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है, डिप्रीशिएशन से रिलेटेड स्टोरी है, 4 मार्क्स का। ये 20 मार्क का क्वेश्चन इसी पैटर्न में हमेशा आया है। मैं आपको 1-2 और दिखाता हूं। ये नवंबर 19 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक दूसरे उसका दिखाता हूं। सी दिस इज ऑफ May 19। यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न, चेक इट। State with regions whether the statements are true and false. This is May 19. 6 into 2 marks. फिर एक थ्योरी हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। जो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क बोल के जो डिस्कशन का चैप्टर नहीं था पहला वाला, उसमें सारी थियोरी है, सारी थियोरी है। विल डिस्कस एवरीथिंग। ये 4 मार्क्स का। और एक प्रैक्टिकल यहां पे देखिए, ट्रायल बैलेंस को लेकर के है, 4 मार्क्स का। ओके, अब मैं बाकी क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं। जो बाकी 4 क्वेश्चन, मैं अगर 5 बोलूं, बाकी जो 5 क्वेश्चंस आपके होंगे वो 20-20 मार्क्स के तो होंगे ही। आपको उसमें से 4 लिखना है। इसमें क्या है कि 5 के मल्टीपल में क्वेश्चन के मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। 5 के मल्टीपल में से मेरा मतलब है देयर कैन बी 1 क्वेश्चन फुल टोटल, 1 कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स पॉसिबल है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोई मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है। इवन एनटीओ से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया तो। पार्टनरशिप से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है। इवन कंपनी अकाउंट्स का एक फुल फ्लेजेड 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक सिंगल क्वेश्चन हो, आप देखेंगे टाइम कितना लगता है उनको सॉल्व करने में, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो एक 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, या फिर 15 + 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या 10 + 10 हो सकता है, या 10 + 5 + 5 हो सकता है। होने को तो 5 + 5 + 5 + 5 भी हो सकता है, पर मैंने नहीं देखा एक भी ऐसा
आई डिडंट फाइंड, आई सी, आई ट्राई टू फाइंड कि ये हुआ है या नहीं। बट आप समझ जाना 5 मार्क्स मतलब छोटा क्वेश्चन रहेगा, 15, 20, 10 थोड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, अकॉर्डिंगली आपको टाइम लगेगा। तो ये जो क्वेश्चंस आपको बनेंगे ये स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे। सम्स रहेंगे मतलब आपको सम सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल सम, जहां पे आप 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख नंबर लिखोगे अपनी कॉपी में। अकाउंट्स बनाओगे आप लोग, लेजर अकाउंट्स बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, डोंट गेट वरीड। क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं आज हम लोग, सिर्फ एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको बाकी क्वेश्चन दिखाता हूं। यही वाला मैं आपको दिखाता हूं, देखो नवंबर 19 का ये हो गया आपको पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सम है 10 मार्क्स का। और 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है जिसमें कैश बुक बनाने को लेकर के कहानी है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, सॉरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जिसमें कैश बुक भी एडजस्ट करके बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 10 + 5 + 5 का, जिसमें 1 इज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, 1 इज ऑन सेल और रिटर्न, एंड 1 इज ऑन एवरेज ड्यू डेट। यहां पे तो इंटरेस्टिंग देखिए, सी में 1 और 2 आइदर और करके दिया हुआ है, एक एवरेज ड्यू डेट का सम और अकाउंट करेंट का सम है। ये इंक्लूजन करने के लिए कि भाई थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर से बच्चों को क्वेश्चन पूछ दे, बच्चों को थोड़े से ज्यादा ऑप्शन दे दे, इस तरह का डिजाइनिंग किया गया है। विल सी अदर क्वेश्चंस में, माने अदर एक टर्म्स में भी ऐसा हुआ है कि नहीं। हाँ, देन सी दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑन पार्टनरशिप, 4th क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। देन दिस इज ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क्स का। इट्स ए वेरी फेमस क्वेश्चन, हर टर्म में आता है ऑलमोस्ट। देन दिस इज द ट्रायल बैलेंस का सम, एरर्स वगैरह को लेकर के। देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का एक सम, 5 + 5, और ये एक 10 मार्क्स का सम ऑन पार्टनरशिप, नॉट ऑन पार्टनरशिप, इट्स ऑन प्रोप्राइटरशिप। फिर एक कंपनी बैलेंस शीट का सम 15 मार्क्स का, और एक इन्वेंट्री को लेकर के 5 मार्क्स का सम। यहां पे देखिए ये आखिरी क्वेश्चन में एक छोटा सा थियोरी डाल दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल थियोरी नहीं डाल रहा है, तो थियोरी भी पढ़ना पड़ेगा। सी डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हम लोग जो इन्वेंट्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें इस चीज को कवर किया जाएगा, तो थ्योरी भी डाल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को फुल कवरेज के साथ लिखूं। तो इस तरह का प्रिपरेशन करके जाएं हम कि हमें 120 मार्क्स में से 120 मार्क्स का आंसर आता रहे, जो हमें अच्छा लगे हम उनको लिख के आए। ओके, एंड देयरफॉर आई ऑलवेज से कवरेज शुड बी फुल 100%। अपन कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द फर्स्ट टॉपिक, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का डिस्कशन है। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं। ब्रेक के बाद आकर के अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कस किया। अच्छा, आप रिस्ट एश्योर्ड रहिएगा, हम टेस्ट भी लेंगे बहुत सारे। और ये जो आपके पिछले 4 टर्म के जो क्वेश्चन है, पिछले 4 बार से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, 4 टर्म हो गया। ये 5वां टर्म नवंबर 20 में भी आएगा, जिसमें मई 20, नवंबर 20 दोनों के बच्चे एक साथ एग्जाम देंगे। इन 5 टर्म के क्वेश्चन पेपर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्लास में बैठ के सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन पेपर। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। ओके, मॉक टेस्ट भी मैं टाइम टू टाइम लेता रहूंगा। 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एक टेस्ट ले लेंगे, फिर 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, अपन टेस्ट ले लेंगे। ओके, दैट वी विल बी डूइंग। ओके, आप लोग साथ साथ में पढ़ते रहिएगा मेरे साथ। ओके, सो लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। थैंक यू। आइए अब हम लोग ना अपना पहला अकाउंट्स का
डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड इट्स अबाउट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। पहली क्लास है, थोड़ी छोटी रहेगी आज की। ओके, आइए डिस्कशन करते हैं। सी, अकाउंट्स में जब आपका सिलेबस आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो उसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। आप भी ना कॉपी में लिखिएगा। अच्छा, इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में ना देयर आर 8 नंबर ऑफ टॉपिक्स, छोटा हम एक साथ पढ़ाएंगे। हम अलग अलग टॉपिक वाइज, सब टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। मतलब मेरे लिए चैप्टर का नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, हम आपको एक साथ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। अब उसमें जो डिवीजन है वो मेरे बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और व्हाट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ बैलेंस शीट, लिखते जाना आप लोग, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, a statement of changes in equity, and notes on accounts. कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करे ना बच्चों, ये 5 नाम उसके सामने रखिएगा। ऑल्दो आपके लिए थोड़ा बड़ा बात है, बट कोशिश करने में हर्ज नहीं है। देखते हैं, ये 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होती हैं। एंड ऑल द एंटिटीज हु आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पब्लिक व्यू, मतलब जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, स्पेसिफिकली व्हेन कंपनियां, कॉर्पोरेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील, लार्सन एंड टूब्रो, ये लोग जब अपनी बैलेंस शीटें बनाती है ना, तो ये लोग ये 5 चीजें बनाती हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स ऑन अकाउंट्स। आप लोगों के सिलेबस में फाउंडेशन लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट सिलेबस में नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिलेबस में नहीं है, नोट्स ऑन अकाउंट सिलेबस में नहीं है। इंटरमीडिएट में जब आप आओगे तो सी नंबर और ई नंबर ऐड हो जाएगा, सी और ई। फाइनल्स में जब आप जाओगे तो डी भी ऐड हो जाएगा, ए और बी कंटिन्यू करेगा हमेशा, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दोनों हैं, इनको आप लोग किस नाम से जानते हो? फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो आप लोगों का टॉपिक है, देखिए यहां पे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ये जो टॉपिक है आपको बुक मिलेगी ये वाली, ये जो टॉपिक है इसमें आप लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखोगे। लेकिन कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेसमैन, एंटिटी मीन्स एनीबडी हु इज द बिजनेसमैन और ए प्रोफेशनल हु इज प्रिपेयरिंग हिज और इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोगों के कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, बट इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का तो है, तो उसमें आप लोगों को बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा था कि कोई भी एंटिटी, जो लोग भी बिजनेस करते हैं, उनको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। ये भी 3 चीजें बनानी पड़ती हैं, पर क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पर आपको जानने में क्या प्रॉब्लम है, आप जान के रखिए, आप जान के रखिए। अब आप ये पूछेंगे कि सर हम लोग जो ये 2 पढ़ते हैं ये कौन बनाता है? हर कोई बनाता है, हर कोई। तो सर कैश फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट्स एक्स्ट्रा में कौन लोग बनाते हैं? आंसर इज कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट कंपनियां। तो फिर सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्स्ट्रा में कौन बनाता है? कंपनी छोड़ के और कौन? वो भी कंपनियां बनाती हैं विच आर लिस्टेड इन द ब्राउजर्स, माने लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, और जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, वो लोग 5 बनाते हैं, 5। 5th वन ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाते हैं।
अब सर ये क्या है, आप अभी बताएंगे? नहीं, आप बहुत छोटे हो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, तो अभी आप मत जानो। बस मैं ये बता रहा था कि पांचों वो लोग बनाते हैं जो, या तो आप बताओ, वो कंपनियां पांचों बनाती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, या फिर जो जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। उनको छोड़ करके जो बाकी कंपनियां बच गई वो ये चार बनाती हैं, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो और नोट्स। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स लोग सिर्फ ये दो बनाते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो लोग ये सब नहीं बनाते हैं। तो आपका सिलेबस इन दोनों के लिए है, बट कोई भी एंटिटी का प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बुक्स, जिसको बोलते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका अल्टीमेट गोल है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। गॉट इट? अब आइए आगे चलते हैं। सी, इन सबको बनाने की कैपेबिलिटी तभी आएगी, या कोई भी एंटिटी इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को तभी बना पाएगा। वन सेक, मैं जस्ट एक आधा मिनट में आता हूं। हाँ, मैं बोल रहा था कोई भी एंटिटी ये फाइनल अकाउंट्स वगैरह तभी बना पाएगा अगर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को प्रॉपरली उसने फॉलो किया है, और उसको बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, उन सब चीज का जिसको नॉलेज होगा वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएगा। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द गोल, अल्टीमेट गोल। उसके पहले जो तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलना इज अ गोल, उसके पहले जो तैयारी करनी है वो तैयारी में हम लोग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इवन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा और आप लोग लिखते जाइएगा जरूर ना, मैं जो जो लिखूं वो जरूर लिखिएगा आप लोग। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह का एंटिटी हो, वो अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स उसके यहां होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, और उस सिस्टम का नाम अकाउंटिंग है। मतलब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे तो मैं जाऊंगा, बट बिफोर दैट मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या होते हैं जिसका की रिकॉर्डिंग होता है या अकाउंटिंग होता है। बेसिकली जो आप अकाउंटिंग सीखोगे ना मेरी क्लास में, वो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करना सीखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द डिस्कशन ऑन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आप ट्रांजैक्शन की जब बात करो ना बच्चों, तो आप ऐसा समझ के चलना कि ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, जिसमें एक तो आप हैं। अच्छा, हम लोग मतलब जो भी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग अपनी एंटिटी की बना रहे हैं। वी आर द सोल प्रोप्राइटर ऑफ आवर बिजनेस। हम लोग उसी तरह से पूरा 70 क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, जहां पे एक हम हैं और एक सामने कोई भी और होगा। अगर हम दोनों ने कोई भी एक एग्रीमेंट किया और जिसका फिनेंशियल आउटकम है, मतलब कहने का मतलब है इट्स ए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें रुपया का लेन देन का स्टोरी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट्स ए ट्रांजैक्शन। देन व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट आप बोलोगे कि ये दो
पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन एक घटना जरूर है, इट्स हैपनिंग जो मेरे यहां हुआ है और वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। सर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो मैंने परचेज किया सामान 1 लाख रुपया का, 1 लाख का सामान मैंने परचेज किया एंड आई सोल्ड ऑल दीज गुड्स एट 1,20,000 रुपया इन द फिनेंशियल ईयर 2021। अच्छा बच्चों ये याद रखना, मैं जब भी आपकी क्लास लूंगा, माई फिनेंशियल ईयर या मेरा जो पीरियड रहेगा अकाउंटिंग पीरियड, दैट विल स्टार्ट ऑन 1st of April and that will end on 31st of March and it will be 2021 because 2021 is running now. Okay, सो मान लो मैंने 1 लाख का सामान परचेज किया और 1,20,000 का सामान 1,20,000 में उसको बेच दिया। तो अगर मैंने परचेज किया तो कोई एक पार्टी जरूर होगा जिससे मैंने माल खरीदा। मान लो एक ही पार्टी है, एक पार्टी से मैंने लाख रुपए का माल खरीदा साल 2020-2021 में, और इसी माल को मैंने 1,20,000 में किसी और पार्टी को बेच दिया। तो मान लो मैंने परचेज किया सुनील से और मैंने सेल किया दिनेश को। तो अगर मैंने सुनील से परचेज किया तो आई एम देयर एंड सुनील इज देयर, एंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? परचेज इज द ट्रांजैक्शन। तो दो जन के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, फिर वो परचेज का हो, सेल का हो, सैलरी का हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट का हो, कोई भी चीज का हो, हम लोग उसको एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो ए ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, वन इज द एंटिटी एंड द सेकेंड वन इज एनी आउटसाइडर। ओके, अब आप बोलोगे सर इवेंट क्या है? वो है ट्रांजैक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस। सर फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो 1 लाख का माल मैंने खरीदा सुनील से, 1,20,000 में बेच दिया। से ऑल द ट्रांजैक्शंस आर कैश ट्रांजैक्शंस, हमने कैश में परचेज किया और कैश में सेल किया। नाउ आप कैसे भी बैकग्राउंड के हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ भी आप पढ़ के आए हो अभी तक, एक चीज तो क्लियर है, इतना जरूर समझते होंगे कि लाख रुपए में माल खरीद के अगर 1,20 में हम बेच देते हैं तो मेरे को प्रॉफिट होता है 20,000 का। ये जो प्रॉफिट 20,000 का हुआ ना, दिस इज एन इवेंट। मतलब ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है और ये इवेंट है। तो सर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है फिनेंशियल आपके बुक कीपिंग में होती है, इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है। इवेंट्स कहीं दिखता है बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो में कहीं ना कहीं? हाँ दिखता है, दिखता है। तो सर ट्रांजैक्शन क्या हुआ? दो पार्टी के बीच का एग्रीमेंट हुआ। प्रॉफिट देखिए किसी के बीच का एग्रीमेंट नहीं है। प्रॉफिट इज व्हाट? इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टू ट्रांजैक्शंस। परचेज ट्रांजैक्शन और सेल ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है, आउटकम है, दैट इज अ प्रॉफिट। सो दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड इवेंट। और अकाउंटिंग के बारे में यह बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस दैट गिव्स रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। So if the transactions and events are of financial nature, an entity will have to record them while doing the accounting. So एकदम शुरुआत जो होती है बच्चों, वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समझने की होती है। I think you must have understood it by now. एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो हमने लाख रुपए का सामान खरीदा, इसमें से 70,000 का सामान 1,10,000 में सेल कर दिए और 30,000 का मेरे पास स्टॉक बचा। तो 1 लाख का माल हम परचेज किए, दैट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड सुनील। उसमें से 70 का माल हम 1,10,000 में दिनेश को बेचे, दैट 1,10,000 का सेल इज ए ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड दिनेश। पर क्योंकि माल हम 70 का ही बेच पाए, 30,000 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, वो किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। दैट क्लोजिंग स्टॉक जो बचा मेरे पास, दैट्स एन इवेंट, दैट्स ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्योंकि मैं 70 का ही माल बेच पाया, सो वो 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। सिमिलरली ये जो 70 का माल मैं 1,10,000 में बेचा, मेरे को जो 40,000 का प्रॉफिट हुआ, दिस इज एन इवेंट। सो अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज एन इवेंट. A closing stock retained at the end of the year is an event, but a purchase is a transaction, a sale is a transaction.
अब इन सब को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट 70 क्लासेस. आर वी ओके? गुड. नाउ अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो डिस्कशन इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग या व्हाट एन अकाउंटिंग इज. लिखते रहना बच्चों कॉपी में. हम टेबुलर फॉर्म में लिखाएंगे कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है. उसके पहले मैं आप अपना वो बुक खोलिए और बुक में ये जो टॉपिक है इसको निकालिए, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसको निकालिए और मेरे साथ 3 डेफिनेशन को जस्ट बैठ करके रीड कीजिए. इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग जो लिखेंगे वो थोड़ी देर के बाद लिखेंगे. पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और आप मेरे साथ साथ पढ़िए. लेट्स सी the first definition. This first definition was given by American Institute of Certified Public Accountants. जैसे हमारे यहाँ CA इंस्टीट्यूट है वैसे ही वहां पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. 1961 में उन्होंने डेफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, आर्ट अंडरलाइन कीजिएगा, नॉट साइंस. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events, mind this word, transactions and events, which are of at least of a financial character and interpreting the results thereof. Transactions and events का ही recording होता है, ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा. और ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है, मैंने एग्जांपल दिया. बाकी 70 दिनों में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, आज ही सब कुछ नहीं सीख जाओगे. बट व्हाट इज अकाउंटिंग? इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स. इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. रिकॉर्डिंग क्या होता है अलग से टॉपिक है. मेजरिंग क्या नाम तुम्हारा, क्लासिफाइंग क्या होता है अलग से टॉपिक है. समराइजिंग टॉपिक है, इंटरप्रीटिंग भी टॉपिक है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, बट डेफिनेशन में है. हम डिस्कस भी करेंगे आज भी आपकी क्लास में. दूसरा डेफिनेशन देखिए, एकदम चेंज्ड डेफिनेशन. The American Accounting Association in 1966 formulated the second definition कि accounting is the process of identifying, measuring and communicating the economic information to permit informed judgments and decisions by the users of accounts. Means जितनी भी financial information है उनको आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और कम्युनिकेट करो. इस तरीके से किनको कम्युनिकेट करो? टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो दैट यूजर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इन्होंने तो बोल दिया आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और कम्युनिकेट करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, बट आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करने के लिए हमें रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करना ही होगा. उसके बिना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे इंफॉर्मेशन को. आप लिखोगे ही नहीं इतना सारा इंफॉर्मेशन. से देयर आर थाउजेंड्स और से देयर आर 5000 ट्रांजैक्शंस एंड 200 इवेंट्स. सो इन टोटल देयर आर 5200 ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. अब बोला इसका रिजल्ट को कम्युनिकेट करो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताओ इन सब चीजों के बारे में. अरे तो 5200 इंफॉर्मेशन अगर हम एक एक करके देने लग जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा. उनको एकदम सजा करके क्लासिफाई, समराइज्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. आप जो ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इट हैज टू बी समराइज्ड, इट हैज टू बी यूजफुल, इट हैज टू बी मीनिंगफुल, इट हैज टू बी प्रॉपरली क्लासिफाइड. ऐसे हवा में इंफॉर्मेशन दे देने से नहीं होगा. एंड द थर्ड वन, फिर मिला के हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे. थर्ड वन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, उन्होंने जो 1970 में डेफिनेशन दिया, दैट इज मोर जिसको बोलते हैं लॉजिकल
and that says the function of accounting is to provide quantitative information primarily of financial nature about the economic entities that is needed to be useful in making economic decisions. Second definition और third definition more or less same बात बोलता है, but third one is more clearly demarcated. क्या बोलता है वो बोलता है इट अकाउंटिंग का काम है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फिनेंशियल नेचर की है उनको पब्लिक तक पहुंचाओ ताकि पब्लिक अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सके. मतलब देखिए, इकोनॉमिक डिसीजन ले सके या पब्लिक तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाओ कि पब्लिक इंफॉर्म्ड जजमेंट ले सके, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो एकदम बेसिक वाली बात कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, चलो क्लासिफाई करते हैं, लेजर बनाते हैं, चलो समराइज करते हैं, चलो रिजल्ट निकालते हैं, पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं. नॉट ओनली दैट, उसके बाद पब्लिक को कम्युनिकेट करना, एनालाइज करके इंटरप्रीट करना डेटा को और यूजर्स को कम्युनिकेट करना, वो भी अकाउंटिंग के अंदर ही आता है. सो लेट्स कम टू द फाइनल डेफिनेशन विच is not the fourth definition, not given by anybody, पर तीनों डेफिनेशन को मिला करके हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बेहतरीन डेफिनेशन बनाया. और मैं चाहूंगा एग्जाम में अगर व्हाट इज अकाउंटिंग लिखने आए, चौथा वाला डेफिनेशन लिखिएगा, और अगर चारों लिख पाओ फैंटास्टिक. देखिए क्या लिखता है. Thus, accounting is defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information. हम लोग इसको टेबल बना के लिखेंगे अपनी क्लास में बस अभी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग का हिस्सा है, उसको क्लासिफाई करें. ये सब क्या क्या होता है अलग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आज भी डिस्कस करेंगे, पर आज ब्रीफ समझ पाओगे, डिटेल टॉपिक में समझोगे. समराइज करें, एनालाइज करें, इंटरप्रीट करें एंड देन कम्युनिकेट भी करें पब्लिक को, जिनको भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने की जरूरत है. तो चलो आप अपनी कॉपी में नीचे 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 करके लिखो कि अकाउंटिंग इज A, recording. Obviously what? Recording transactions and events. B, क्लासी, इसी तरह से लिखोगे प्लीज अपने बच्चों क्लास में कॉपी में. क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग व्हाट? क्लासीफाइंग द ग्रुप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर इन वन प्लेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर बनाना. सी, समराइजिंग. समराइजिंग व्हाट? समराइजिंग मीन्स साल भर में जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आपके पास हैं उसको यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाना, P&L बनाना और बैलेंस शीट बनाना. P&L और बैलेंस शीट क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल करके गया, बाकी डिटेल में बोलूंगा धीरे धीरे करके. बट प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, preparation of a profit and loss account, preparation of a balance sheet, preparation of cash flow statement may not be in your syllabus, but cash flow statement बनता है, preparation of statement of changes in equity, preparation of notes on accounts, they all are summarizing. Then analyzing, interpreting. मैं लिखूंगा इसके सामने, चिंता मत करना. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग को आप एक साथ डिस्कस कर सकते हो, दोनों एक मान के पढ़ सकते हो. सर ये क्या है? ये जब आप समराइज्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करोगे ना, ठीक है सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, लेकिन उसके बाद भी
अकाउंटिंग में और काम है कि ये जो डेटा है इनका एनालिसिस क्या कहता है, हमारी कंपनियों का स्ट्रेंथ वीकनेस कहां पर है, हमारे रेशियोज कैसे हैं, हमारे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट नाम सुना है एक दो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नहीं सुना तो सुनोगे, चिंता मत करो, हमारे एसेट टर्नओवर्स, हमारे डेटर्स वेलोसिटी, हम कितने दिन का उधार देते हैं, ये सब डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जिससे हम लोग अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकें। स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेस, ओआरटी क्या क्या होता है वो आपको थोड़ी देर के बाद में बताता हूं। मैं अभी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करता हूं। तो हम स्वॉट एनालिसिस कर सकें, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता होगा बाद में, मैं देख के बताता हूं आपको। तो एनालाइज और इंटरप्रीट करना भी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग में आ गया। छोटे जब थे 9, 10, 11, 12 में, जब बचपन में अकाउंटिंग करते थे तो खाली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बोल के रुक जाते थे। अब एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो देयर। तो ये जो आपके बुक में सेकंड वाले पेज में जो जेनरेटिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, यहां देखिए इन 6 टॉपिक को बहुत सुंदर तरीके से मैंने लिख करके दिया है, आपके बुक में भी है, इसको आप लोग पढ़ोगे। अब इसके सामने मैं एक लाइन लिखता हूं। The part of recording is journal. The part of classification is ledgers. The part of summarization is trial balance, P&L, balance sheet, cash flow. Analyzing and interpretations में ratios and charts. कंपनी के टर्नओवर की चार्ट्स, कंपनी के प्रोडक्शन का चार्ट, पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रोडक्शन कहां से कहां पहुंच गया, इन सब का एनालिसिस। अभी जियो है, कितना नंबर ऑफ यूजर से स्टार्ट किया, अभी कहां पहुंच गया, इस सबका एनालिसिस। हमारा स्ट्रेंथ कहां पे है, जियो का स्ट्रेंथ कहां पे, रिलायंस जियो का तो सिम यूज करते होंगे आप लोग। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल करके हम आपको प्रैक्टिकल डिस्कशन करके आपको बताएंगे। तो वो रेशियोज एंड चार्ट प्रिपरेशन इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रीटिंग। अभी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ना हम एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लेकर के, व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अंदर सारे होते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ओके। और उसके बाद कम्युनिकेटिंग मींस शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विथ यूजर्स। आपकी कॉपी में ये सारे वर्ड लिखे हुए होने चाहिए। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स थ्रू जर्नल, क्लासिफाइंग द सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द लेजर्स, summarizing the financial information in the form of trial balance, preparing P&L, balance sheet and cash flow, analyzing and interpreting the data by the way of preparing ratios and charts, and then communicating, that is sharing the information with the users. आप जब 11th 12th में होंगे तो इन तीनों को इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, ये तीनों ही आपका फोर्टे होगा। आज भी फाउंडेशन में पढ़ाई इन्हीं तीनों का करना है, लेकिन ये मान के चलना है कि ये तीनों भी अकाउंट्स का ही हिस्सा है, अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। ओके नाउ, अब इसका मतलब क्या हुआ, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विथ यूजर्स। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आज मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, आज वो अगर अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो तो पब्लिक के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, पब्लिक के लिए बनाती है ना, दैट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास रहता है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं थोड़ी देर नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। दैट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। और
उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग। मैं आपको लिस्ट बनाकर रखा हूं, मैंने इसी आपके बुक में है, आप 5 नंबर पेज में जाइए, इसके बाद वाले में देखिए हु आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है? इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जैसे मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, आई एम एन इन्वेस्टर, आई यूज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू जज कि द कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी इज डूइंग बैड, मैं अपने शेयर रखूं कि शेयर बेच दूं कि और खरीदूं। इंप्लॉइज, कंपनी सैलरी दे पाती है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट है कि नहीं। लेंडर्स, कंपनी लोन चुका पाती है कि नहीं, इंस्टॉलमेंट दे पाती है कि नहीं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, कंपनी क्रेडिटर का पैसा चुका पाने में कैपेबल है कि नहीं। कस्टमर्स, कंपनी माल बना करके बेचने के लायक है कि नहीं। गवर्नमेंट, कंपनी का टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा है, सरकार को टैक्स ठीक से दे रही है कि नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स क्या है। पब्लिक, जो आज के दिन शेयर होल्डर नहीं है पर कल शेयर होल्डर बन सकते हैं। जनरल पब्लिक, जो आज के दिन कंपनी को लेंड नहीं किया है, कल वो लोग कंपनी को लेंड कर सकते हैं। जो आज के दिन कंपनी का कस्टमर नहीं है, कल कंपनी का कस्टमर बन सकता है। जो आज के दिन कंपनी का सप्लायर नहीं है, कल बन सकता है। जनरल पब्लिक, वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एंड देन मैनेजमेंट खुद, जिसको डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप लोग बोलते हैं, प्रोपराइटरशिप के लिए जो सोल प्रोपराइटर होता है, वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है ये देखने के लिए कि माय प्रॉफिट्स आर गुड और नॉट, हाउ इज माय फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ माय एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउ मच इज माय टोटल इक्विटी, मेरा कैपिटल कितना है, मैं कितना आगे बढ़ा इस साल। तो ये इतने सारे लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाला है ये, माने द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइज विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है और यूज मैनेजमेंट भी करता है, और ये सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, मैंने बताया एक एक करके। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु या लिस्ट आउट 5 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको ये 5 नाम लिख के आने पड़ेंगे। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, छोटा सा लिखने के लिए। 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं बनता, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा मान लो, पर 4 मार्क्स का बनेगा। अब इतना सबका नाम देकर के कुछ और एक तो नाम जबरदस्ती जोड़ दिया, ये भी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मना कर देंगे नहीं ये लोग मेरा यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, व्हाटएवर। तो ये इतने सारे लोग फाइनेंशियल, अच्छा क्या होता है ना कि अब इतने सारे यूजर्स हैं, तो सबके जरूरत वाली चीजें, सबके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हो, उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, तो वो सारा इंफॉर्मेशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट, पीएल में वगैरह में होना चाहिए ना। तो वो अकाउंटिंग का हिस्सा है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स must be provided by the preparers of the financial statements, which will help the users to take the informed judgment or the logical decision making. मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैनेजमेंट को सारे यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, और हर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना, हर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्निश करना चाहिए जिससे यूजर्स लोग अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए बेस्ड ऑन देयर इन्फॉर्म्ड जजमेंट। आई मीन अपना इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले पाए। इन्फॉर्म्ड मीन्स जानकारी के साथ लिया गया जजमेंट इज देयर इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वालों की जिम्मेदारी है। ऑल्दो हम लोग उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं कवर करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग का डेफिनेशन अगर आएगा तो इतनी सारी बातें हाईलाइट तो करनी ही पड़ेगी। आर यू ओके? सो मैं एक बार वापस आता हूं और रिवाइज कराने के लिए खाली 2 लाइन बोलता हूं कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन आते हैं। आप अपने बुक से रीड करो और लाउडली बोलो। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, मैनेजमेंट। बनाता कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक को दिया जाए, जिनकी भी जरूरत है उनको दिया जाए, और इस तरीके से दिया जाए कि वो लोग अपने इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएं। कोई सप्लायर है, माल बनाता है, कंपनी को वो माल बेचना चाहता है,
तो उसके पास डिटेल मिले उसको, जो जो डिटेल चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारा डिटेल फर्निश किया जाना चाहिए। तो क्लोज करने के पहले आज का डिस्कशन, मैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करके आपको बोलूं कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में दो चीज, एक तो ये चार डेफिनेशन आज रिवाइज कर लेना, मैं क्या क्या रिवाइज करेंगे मैं आपको बोलूंगा। प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का अगर बात करें, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो लास्ट में मैंने बोला कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इतने सारे लोग यूज करते हैं टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। और जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो मैनेजमेंट करता है बैलेंस शीट पीएल बनाने वाला काम, उसमें ये 6 फंक्शन आता है, 6 काम है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स। क्लोज करो। रिकॉर्डिंग में जर्नल आता है, क्लासिफाइंग में लेजर्स आते हैं, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बनाना होता है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में रेशियोज एंड चार्ट्स होते हैं, कम्युनिकेटिंग में शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स होता है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। अब आप लोगों का आज का छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क करना है ना, ये वाला पूरा पेज देख लो ठीक से, ये वाला पूरा पेज, ओके, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पे मत जाइएगा, यहां तक फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज का लास्ट पार्ट तक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग छोड़ करके इसको आज आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कॉपी में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।